हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं राजेश जहांगीर। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड। यस, कल की क्लास के अंदर हम लोगों ने जो है फर्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन सॉलिड का देखा था। ठीक है बच्चों, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बेसिस पर। नाउ आज पार्टिकल का अरेंजमेंट किस टाइप से होता है सॉलिड में, उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो जो क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड है, ये जो क्लासिफिकेशन है वो पार्टिकल का सॉलिड के अंदर अरेंजमेंट के बेसिस पर है। ओके बच्चों, तो नाउ क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। यस, दोनों में डिफरेंस देखते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, यहाँ पर क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस, दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है ये हमें देखना बच्चों। ओके, एमोर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके बच्चों, यस, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। ये जो डिफरेंस वैसे भी काम आता है बोर्ड के बच्चों के लिए, एंड साथ ही साथ में जो है ये काफी हेल्पफुल है। डिफरेंस के बेसिस पर क्वेश्चन आ सकता है। पहला पॉइंट क्या, पहला पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड आर ट्रू सॉलिड। रियल में सॉलिड ये होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, ट्रू सॉलिड। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं जो भी आपके आसपास नजर आ रहे हैं। मोस्टली क्या है बच्चों, ट्रू सॉलिड ही है, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड है। सेकेंडली मैं बात करता हूँ, ये कौन सा है बच्चों, ये थोड़ा सा लाइन टेढ़ी होगी, मैं इसको वापस से इसको थोड़ा सा ढंग से बना देता हूँ। यस, इस तरह से यहाँ पर यह है स्यूडो सॉलिड। स्यूडो सॉलिड ये होने में तो सॉलिड है, लेकिन वास्तव में रियल में सॉलिड होते नहीं, क्योंकि इनका अरेंजमेंट है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड से बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, और अगर देखता हूं तो आगे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में मैं बात करूंगा कि ये जो शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते हैं इनके। तो बच्चों ये फॉल्स सॉलिड है, स्यूडो सॉलिड है यहाँ पर, और सुपर कूल्ड सॉलिड भी कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, सुपर कूल्ड सॉलिड। सुपर कूल्ड सॉलिड, पहला डिफरेंस ये है, यानी आपके जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसे रियल सॉलिड कहा जाएगा, रियल सॉलिड होगा ये। और एमोर्फस सॉलिड होता है वो स्यूडो सॉलिड होता है, फॉल्स सॉलिड होता है या सुपर कूल्ड सॉलिड होता है। आखिर हम इन्हें सुपर कूल्ड या फिर स्यूडो सॉलिड क्यों कहते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है सेकंड पॉइंट हम देखते हैं, ये और ज्यादा क्लियरफाई करेगा। ये क्या होगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड सॉलिड होते हैं। क्या होगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड सॉलिड, ऑर्डर्ड सॉलिड होता है। मतलब यहाँ पर जो सॉलिड का अरेंजमेंट है वो लंबे यानी काफी थ्रू आउट द क्रिस्टल, या मैं कहूंगा थ्रू आउट द कंपाउंड एक जैसा ही मिलेगा, लेकिन ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं। मतलब कुछ पोर्शन में अरेंजमेंट अलग होगा, अदर पोर्शन के अंदर अरेंजमेंट कुछ डिफरेंट टाइप का हो जाएगा। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ बच्चों, यहाँ पर ये होंगे शॉर्ट रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं बच्चों। ये क्या होते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। थर्ड पॉइंट की मैं बात करता हूं बच्चों, यहां पर हम देखते हैं कि इनको प्रिपेयर कैसे करते हैं। अगर लिक्विड स्टेट में कोई सॉलिड है उसको धीरे धीरे अगर कूल किया जाए तो हमें एक पर्टिकुलर टाइप का अरेंजमेंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, पर्टिकुलर टाइप का अरेंजमेंट मिलेगा एटम का, आयन का या मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो यहां पर जो है अरेंजमेंट है एक जैसा ही मिलेगा। तो प्रिपेयर बाय स्लो कूलिंग, क्या होगा बच्चों, स्लो कूलिंग ऑफ molten कंपाउंड। ठीक है बच्चों, ये क्या होता, दिस इज ऑब्टेन्ड बाय फास्ट कूलिंग, obtained by fast cooling, obtained by fast cooling। जब तेजी से इसको ठंडा करेंगे तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों छोटे छोटे पार्ट में अरेंजमेंट हमें एक जैसा मिलेगा, बड़े पार्ट के अंदर थ्रू आउट द क्रिस्टल, थ्रू आउट द कंपाउंड एक जैसा अरेंजमेंट नहीं मिलता, इसलिए हम कहेंगे ये जो है फास्ट कूलिंग से हमें मिलता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट यहाँ पर मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसी का पार्ट है, एक ही कंपाउंड का अरेंजमेंट एक से ज्यादा टाइप का हो सकता है। मतलब मैं ऐसा कहूंगा कि यहाँ पर जब कंपाउंड को ठंडा कर रहे हो आप लिक्विड से सॉलिड स्टेट में, तो अरेंजमेंट है
थ्रू आउट द क्रिस्टल एक जैसा होगा, लेकिन एक ही टाइप का अरेंजमेंट अलग अलग हो सकता है। तो यहां पर मैं कहूंगा ए कंपाउंड कैन हैव different arrangement in different form. This is called as polymorphism. इसे क्या कहते हैं बच्चों? पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। एंड जो भी सॉलिड होगा या सॉलिड की जो फॉर्म होगी उसे हम पॉलीमॉर्फ करेंगे। क्या कहेंगे? पॉलीमॉर्फ। This form of the compound is known as polymorph and property is called as polymorphism. मतलब यहां पर क्रिस्टलाइन सॉलिड पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। क्या शो करते हैं बच्चों? पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। लेकिन यहां पर एमॉर्फस सॉलिड है तो पॉलीमॉर्फिज्म शो नहीं करते हैं। तो यहां देखिए बच्चों, these forms are known as polymorph and this phenomena is called polymorphism. क्या ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है? Do not show polymorphism. ओके बच्चों। नाउ नेक्स्ट है, अगर मान लीजिए कि किसी भी लिक्विड को अगर ठंडा करते हैं, कूलिंग करते हैं, तो हमें शार्प मेल्टिंग पॉइंट मिलते हैं। एक फिक्स वैल्यू मिलती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड मेल्टिंग पॉइंट हमें शार्प मिलते हैं। कुछ न कुछ वैल्यू मिलती है क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड के लिए जो मेल्टिंग पॉइंट है वो एक रेंज में होता है एंड शार्प लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं मिलती है। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट 4 पॉइंट की मैं बात करूंगा। दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है बच्चों, यहां पर मैं ऐसा लिखूंगा, they melt in a range of temperature। मतलब शार्प मेल्टिंग पॉइंट इनका नहीं होता, शार्प बॉइलिंग पॉइंट इनका नहीं होता बच्चों। एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर की रेंज के अंदर ये मेल्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर कूलिंग ग्राफ अगर ड्रॉ किया जाए, यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ कूलिंग ग्राफ, ये आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पर देखिए बच्चों, कूलिंग ग्राफ किस टाइप का होगा? देखिए बच्चों, यहां पर कूलिंग ग्राफ जो मिलेगा वो किस तरह से मिलेगा? टेम्परेचर वर्सेस टाइम पीरियड। तो जब कभी भी आप हाई टेम्परेचर से यानी लिक्विड स्टेट्स जब ये इनको आप सॉलिडिफाई करते हो तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर इस टाइप से ग्राफ मिलता है। यस, टाइम के साथ साथ में, टी के साथ साथ में बच्चों क्या होगा, यहाँ पर ये जो है वो कूल होता जाएगा, इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा। इस पॉइंट पर कौन सा होगा? T1 है। इस टाइम पीरियड पर ये अपनी स्टेट चेंज करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट ग्राफ, कूलिंग ग्राफ हमने ड्रॉ किया, यहाँ पर ये मेल्टिंग पॉइंट को शो करेगा, टेम्परेचर
यहाँ पर T मेल्टिंग पॉइंट इसको शो करता है। इस टेम्परेचर पर क्या होगा बच्चों, ये जो है वो इसी टेम्परेचर पर ठंडा होता जाएगा और लिक्विड से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता जाएगा, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। यस, यहाँ पर इस ग्राफ के अंदर आप देखते हो T1 से T2 टाइम पीरियड तक ये लिक्विड से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होगा। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन फेज। और उसके बाद में और आप इसको ठंडा करते हैं तो क्या होगा बच्चों, ये सॉलिड स्टेट में आएगा। यहाँ पर ये मैं कहूंगा सॉलिड होगा, ये आपका ट्रांजिशन फेज है, फेज, ओके। और ये जो है फेज, और ये वाला जो पार्ट है वो लिक्विड फॉर्म को इंडिकेट करता है। किसको? लिक्विड फॉर्म को। तो इस तरह से यहाँ पर कूलिंग ग्राफ हमें मिलता है। लेकिन इनके लिए क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पर जो कूलिंग ग्राफ है, कूलिंग ग्राफ, ये इसके लिए एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं मिल पाता बच्चों। आप देखते हो यहाँ पर टेम्परेचर वर्सेस टाइम की मैं बात करता हूं। यस, क्या होगा आप देखते हो इस तरह से ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक जो है यह टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। हमने देखा कि यहाँ पर T1 टाइम है, T1 टाइम से ये मेल्ट होना स्टार्ट करेगा, सॉफ्ट होना स्टार्ट करेगा। यहाँ पर जैसे आपने देखा प्लास्टिक को अगर आप हीट करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, वो लिक्विड स्टेट में एकदम से कन्वर्ट नहीं होता, पहले सॉफ्ट होने लगता है। उसके बाद में टेम्परेचर और बढ़ाओगे तो वो सेमी सॉलिड स्टेट में आएगा, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो फ्लो करने लगेगा, और फाइनली हायर टेम्परेचर पर वो कंप्लीटली लिक्विड स्टेट में आएगा। यानी इसका मतलब यहाँ पर मैं ऐसे कर सकता हूँ T1 टेम्परेचर, ये कौन सा T1 टेम्परेचर, ये कौन सा बच्चों T2 टेम्परेचर। T1 से टेम्परेचर से T2 टेम्परेचर तक ये जो है एक रेंज के अंदर मेल्ट होता है। ठीक है बच्चों, ये क्या है आपका, मैं कहूंगा सॉलिड, और ये आपकी ये है आपका लिक्विड फॉर्म, और ये आपका है सॉलिड। आपने देखा इसे कहेंगे ट्रांजिशन फेज। क्या कहेंगे बच्चों? ट्रांजिशन फेज। ट्रांजिशन फेज है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर नहीं मिलती है, हमें टेम्परेचर की रेंज में मिलती है। तो इस तरह का आपको ग्राफ मिलता है। तो इनके लिए एक फिक्स कूलिंग ग्राफ नहीं होता, मतलब यहाँ पर मैं कहूंगा एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं मिलता है इनके लिए, जबकि इनके लिए एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट हमें मिलता है। ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, these are anisotropic in nature. These are anisotropic in nature. ओके बच्चों, एनिसोट्रोपिक क्या होता है बच्चों? अगर मैं ऐसा देखता हूं कि किसी भी क्रिस्टल में किसी भी डायरेक्शन में अगर मैं मूव करते हैं या उसके प्रॉपर्टीज का एनालिसिस करते हैं किसी भी डायरेक्शन में, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, एक जैसी नहीं होगी। जबकि इस वाले केस के अंदर एक जैसी हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज नजर आएगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दे आर आइसोट्रोपिक। क्या होता है बच्चों? ये आइसोट्रोपिक होते हैं। ये कौन से होते हैं? एनिसोट्रोपिक होते हैं, ये आइसोट्रोपिक होते हैं। तो कैसे, यहां पर देखें इसका ग्राफ, या इसको मैं समझाता हूं, थोड़ा रफ करना पड़ेगा। डिफरेंस है, बोर्ड में काम आते हैं ये बच्चों, और कभी कभार नीट में इस प्रॉपर्टीज को यूज में लेकर के क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बेसिस पर नहीं बनता। बोर्ड के लिए ये पार्ट वैलिड है, उसी के लिए ज्यादा सुटेबल है, बोर्ड में ही क्वेश्चन बनते हैं। चलिए बच्चों, क्या होगा यहाँ पर हमने देखा, मान लीजिए एक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, इनका अरेंजमेंट देखते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या होगा फिर? पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ये होगा नेगेटिव। इस तरह से एक क्रिस्टल है, और यहां पर इसकी प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। यहां पर नेक्स्ट एक और लेते हैं, अच्छा रहेगा, क्लियरली विजिबल होगा। आपने देखा अगर डिफरेंट डायरेक्शन में देखते हैं तो ऐसे में जो प्रॉपर्टीज है वो अलग अलग मिलती है। कैसे? अगर मैं वर्टिकली प्लेन के अराउंड देखता हूं तो आयंस का अरेंजमेंट अलग अलग होता है। क्या होता है बच्चों? आयंस का अलग अलग अरेंजमेंट होता है। कैसे? यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव।
लेकिन अगर मैं डायगोनल प्लेन के थ्रू देखता हूं, किसके थ्रू, यहां पर एक डायगोनल प्लेन के थ्रू हमने देखा, इस प्लेन के थ्रू अगर देखते हैं, ठीक है बच्चों, कौन सा, ये डायगोनल प्लेन, तो यहां पर आपने देखा ये पॉजिटिव अपर साइड में, नेगेटिव बिलो साइड में, मतलब पॉजिटिव 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 मिलेगा, नेगेटिव 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 मिलेगा, तो प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट प्लेन के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। तो दे हैव different physical properties in different plane, लेकिन यहाँ पर ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं, अरेंजमेंट रैंडम होता है। तो बच्चों इस तरह से यहाँ पर मैं डॉट से शो करूंगा, आप किसी भी प्लेन में आप देखिए यहाँ पर इनका अरेंजमेंट एक जैसा होगा, तो क्या कहूंगा मैं, यहाँ पर आइसोट्रोपिक था, इस तरह से इस प्लेन में अगर देखता हूं तो अरेंजमेंट एक जैसा मिलेगा, इस प्लेन में देखता हूं तो यहाँ पर अरेंजमेंट एक जैसा मिलेगा। यस, अलग अलग प्लेन के अंदर सेम टाइप का अरेंजमेंट मिलता है, तो दे हैव सेम अरेंजमेंट इन सेम प्लेन, क्या होगा बच्चों, सेम प्लेन के अंदर सेम टाइप का अरेंजमेंट होगा। ओके, एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं यार, कौन कौन से ट्रू सॉलिड होते हैं, कौन कौन से फॉल्स सॉलिड होते हैं। यस, मैं ऐसा कर सकता हूं बच्चों, यहाँ पर एग्जांपल, नेक्स्ट पॉइंट 6 पॉइंट एग्जांपल्स क्या होंगे इसके, ऑल मेटल्स जैसे सिल्वर, कॉपर, जिंक, ठीक है बच्चों, सोडियम, मैग्नीशियम, इस तरह से ये आपका हो गया। आयनिक कंपाउंड NaCl की मैं बात करूंगा, ये भी इसी कैटेगरी में आएगा, आयनिक कंपाउंड KCl। यस, और क्या होगा, आइस का भी एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है, आपने देखा, मतलब मैं कहूंगा कि आइस में मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर वे में अरेंज होंगे। यस, नाउ नेक्स्ट है यहाँ पर सुक्रोज, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन इसका अरेंजमेंट भी एक पर्टिकुलर टाइप का होता है, इसलिए ये सारे के सारे एग्जांपल्स यहाँ पर हमें मिलते हैं इस टाइप के। यस, नाउ इसकी मैं बात करता हूं, एग्जांपल क्या होंगे इसके। यस, प्लास्टिक, रबर, आपने सुना होगा, प्लास्टिक, ग्लास, आप देख सकते हो काफी ओल्ड बिल्डिंग होती है। यहाँ पर क्वेश्चन याद आ गया जो कि यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ था, काफी ओल्ड बिल्डिंग के अंदर जब विंडो को देखा गया तो ऊपर से थिन होती है और नीचे से थिक होती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ग्लास इज एमोर्फस, और ये क्या करता है, इसका एक पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट तो होता नहीं, पर टेम्परेचर के इफेक्ट से धीरे धीरे पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते गए, तो इसलिए क्या होती है बच्चों, काफी और बिल्डिंग में जो ग्लास विंडो होती है वो नीचे से थिक होती है, ऊपर से क्या होती है बच्चों, थिन होती है, क्योंकि एमोर्फस होता है, ऊपर से नीचे फ्लो होने की इनकी टेंडेंसी होती है, और एक साथ मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, इस वजह से। तो प्लास्टिक, ग्लास हो गया, एमोर्फस सिलिका, एमोर्फस सिलिका। नेक्स्ट हो गया रबर, आप देखते हो, रबर भी जैसे आप हीट करते हो क्या होगा, मेल्ट होने लगेगा धीरे धीरे, लेकिन एक साथ मेल्टिंग पॉइंट नहीं मिलता। स्टार्च के साथ में भी ऐसा होता है। ये सारे के सारे एग्जांपल्स है बच्चों, वो स्यूडो सॉलिड के हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इनमें फ्लो होने की टेंडेंसी होती है, टेम्परेचर के हिसाब में थोड़ा आप हीट करोगे तो इंटरनली इनमें पार्टिकल से एक जगह से दूसरी जगह क्या होने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ये पहले हार्ड से सॉफ्ट होने लगेगा, और सॉफ्ट जैसे ही होगा वैसे पार्टिकल के मूवमेंट होने की टेंडेंसी होने लगेगी। इसलिए जो मैंने आपको बताया था ग्लास का, ओल्ड बिल्डिंग के अंदर ग्लास विंडो है, नीचे थिक हो जाती है, ऊपर से थिन होती है। प्लास्टिक के साथ में भी ऐसा ही होता है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ, बोर्ड में भी आया हुआ है इस तरह के क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स और इन क्रिस्टल। नेक्स्ट सब टॉपिक है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन क्रिस्टल।
अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन क्रिस्टल, यहां लेंगे बच्चों अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन क्रिस्टल। ठीक है बच्चों, आखिर सबसे पहले लेडीज पॉइंट क्या होते हैं कुछ डेफिनेशंस देखते हैं बच्चों, उसके बाद में अरेंजमेंट देखेंगे। तो यहां देखिए क्या होगा, लेडीज पॉइंट। लेडीज पॉइंट ये क्या होते हैं, दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, पार्टिकल क्या हो सकते हैं, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, which is represented by dot in 3D structure। ठीक है बच्चों, तो these are constituent particles। और क्या क्या हो सकते हैं, ये एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एटम मॉलिक्यूल एंड आयन भी कर सकते हैं, आयन which is represented by dot in crystal। ओके बच्चों, यानी इसको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, कोई मॉलिक्यूल या आयन, या फिर मैं कर सकता हूं एटम, यही आयन होकर के सॉलिड बनाते हैं और उनकी स्ट्रक्चर ही होती है बच्चों 2D या 3D स्ट्रक्चर होती है। चलो यहां पर क्रिस्टल लेटिस this is the 3D regular and repetitive structure of lattice point। क्या होता है अभी मैं आपको समझाऊंगा बच्चों। यहां पर लेटिस पॉइंट, चलो मैं थोड़ा सा जो है इसके बारे में समझा देता हूं। लेटिस पॉइंट क्या होते हैं और क्रिस्टल लेटिस क्या होती है। आपने देखा कि जब कभी भी NaCl मॉडर्न स्टेट में है, तो जब वो अरेंज होगा तो एक एटाइन के पास में एक एनाइन होगा, फिर अगेन एनाइन के पास में केटाइन, और फिर केटाइन के पास में एनाइन। तो इस तरह का अरेंजमेंट मिलेगा। मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, यहां पर मैं ऐसा कर सकता हूं, एग्जांपल है NaCl। जब इसको हम मोल्टन स्टेट से सॉलिडिफाई करेंगे तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव आयनिक कंपाउंड है। आपने देखा एक पॉजिटिव के पास में एक नेगेटिव, एक फिर पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव आएगा। आप इस तरह से देख सकते हो, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। इस तरह के अरेंजमेंट में हम बच्चों इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को, यहां पर ये पॉजिटिव नेगेटिव जो आयंस है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर ये डॉट, ठीक है बच्चों, ये डॉट, और यही डॉट क्या होते हैं, लेटिस पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, वापस बोलो, लेटिस पॉइंट। इस तरह से मैं ऐसा कर सकता हूं, मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, हमने केवल एक लेयर स्ट्रक्चर ली। क्या ली, एक लेयर स्ट्रक्चर ली। ठीक है बच्चों, तो ऐसे में ये जो पॉइंट है जो कि Na या Cl नेगेटिव है, these both are called as lattice point। क्या होगा बच्चों, लेटिस पॉइंट। ठीक है, और इन्हीं लेटिस पॉइंट की फर्दर रेगुलर एंड रिपीटेटिव अरेंजमेंट, ये इधर से भी आगे बढ़ रहा और पीछे से भी आगे बढ़ रहा, नीचे से भी आगे बढ़ रहा। मतलब मैं ऐसा कर सकता हूं कि 3D में इधर से भी आगे बढ़ रहा, ऊपर से भी आगे बढ़ रहा, इधर से भी आगे बढ़ रहा। तो ऐसे में जो अरेंजमेंट हमें मिलता है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट मिलता है इन लेटिस पॉइंट का, वही क्या कहलाता है, क्रिस्टल लेटिस कहलाता है बच्चों। जैसे मैं कहूंगा आपने एक ब्रिक है, जैसे मैं इस तरह से कर सकता हूं, आप ऐसे समझो कि एक ये ब्रिक है, इसके पास में दूसरी ब्रिक रख दी, फिर उसके बाद में दूसरी ब्रिक, उसके बाद में दूसरी ब्रिक, इस तरह से ऊपर भी रखते गए। और आपने देखा यहां पर काफी सारी आपने ब्रिक रखी है बच्चों। ठीक है, ओके, अब मैं ऐसा कर सकता हूं, आपने क्या किया, पीछे
पीछे की तरफ भी ब्रिक रखी, इस टाइप से मैं इसको अरेंज कर सकता हूं। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगी इसकी। क्या होगी बच्चों? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। इस टाइप से इसको देख सकते हैं हम यहां पर इस तरह से, ये इस टाइप से ये आपकी स्ट्रक्चर होगी 3 डायमेंशनल। ठीक है, और भी इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो मैं ऐसा कहूंगा कि यहां पर जो ये पार्ट है, कौन सा पार्ट बच्चों? यहां पर इसको भी इस तरह से मैं कर देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां पर ओके, इस तरह से पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, कौन सा? ये वाला पार्ट एक यूनिट सेल की तरह बिहेव करता है। मतलब मैं ऐसे कर सकता हूं कि यहां पर ये 4 एटम, एक या ये जो ब्रिक है, ये क्या किसकी तरह बिहेव करेगी बच्चों? एक यूनिट सेल की तरह बिहेव करेगी। और यूनिट सेल किससे मिलकर के बना होगा? यहाँ पर कॉर्नर पर प्रेजेंट एटम से मिलकर के बना होगा। तो इसी के बार बार रिपीटेटिव अरेंजमेंट से क्या होगा? यहाँ पर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आपकी बन जाएगी बच्चों। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। इसको मैं रख कर देता हूँ, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाए। यही बाकी क्यूबॉइड स्ट्रक्चर हम बाद में बनाएंगे, अच्छी तरह से बनाएंगे। चलिए, ये तो हो गया ना। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये क्या है? लेटिस पॉइंट है। ये लेटिस पॉइंट, लेटिस पॉइंट, लेटिस पॉइंट, ये पूरी स्ट्रक्चर को हम करेंगे क्रिस्टल लेटिस। और देखिए बच्चों, लेटिस पॉइंट से मिलकर के ऐसा स्मॉलेस्ट अरेंजमेंट, मान लेते हैं कि यहाँ पर ये 2D प्लेन में है, ये 2D प्लेन में, तो यहाँ पर एक स्क्वायर बना और आपने देखा फर्दर एक स्क्वायर बना। ओके, तो इस स्क्वायर के बार बार, क्योंकि लेटिस पॉइंट्स के अरेंजमेंट से एक छोटी से छोटी यूनिट मिलती है, जिससे रेगुलर रिपीटेशन से 3D स्ट्रक्चर मिल रहा है। इसे ही हम क्या कहेंगे? यूनिट सेल। क्या कहेंगे बच्चों? यूनिट सेल। यहां पर मैं रख देता हूं बच्चों, ये वाला आपका एक यूनिट सेल की तरह बिहेव करता है, यूनिट सेल। लेकिन कब? जब मैं अभी इसकी बात कर रहा हूं कि ये 2D स्ट्रक्चर हो। तो चलो ठीक है। अब यूनिट सेल क्या होती है बच्चों? स्मॉलेस्ट अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स और कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, या लेटिस पॉइंट भी हम कह सकते हैं। स्मॉलेस्ट अरेंजमेंट ऑफ लेटिस पॉइंट विच ऑन रिपीटेशन 3 डायमेंशनल structure crystal lattice is formed is called as unit cell। तो लिखिए बच्चों, क्या होगा यहाँ पर? लेटिस पॉइंट, सॉरी लेटिस, सॉरी यूनिट सेल। यूनिट सेल की हम बात कर रहे हैं सबसे पहले। स्मॉलेस्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स क्या होगा बच्चों? ये स्मॉलेस्ट arrangement of atoms of the unit cell which on repetitive arrangement produce crystal lattice is called यूनिट सेल। ठीक है बच्चों, यूनिट सेल एक एटम भी हो सकता है, मिनिमम की मैं बात करूंगा तो एक एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। यानी मैं ऐसा कर सकता हूं, एक जो एटम, मॉलिक्यूल या आयन यूनिट सेल की तरह बिहेव कर सकता है, या उसका अरेंजमेंट हो सकता है लीनियर अरेंजमेंट हो, या स्क्वायर अरेंजमेंट हो, या क्यूबिकल अरेंजमेंट हो। तो उससे वो क्या होता है? यूनिट सेल कहलाता है बच्चों। तो मिनिमम से मिनिमम अगर स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करेंगे तो एक एटम भी यूनिट सेल की तरह बिहेव करता है। तो कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं इसकी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट सेल मैं यहां पर आपको बताता हूं, एक 3D यूनिट सेल बता रहा हूं। 3D क्यूबिकल यूनिट सेल की बात करेंगे बच्चों। किसकी? क्यूबिकल यूनिट सेल। यहां पर ये स्ट्रक्चर मैंने बनाई, यस आई थिंक बहुत अच्छा बना।
आपको क्लियरली नजर भी आ रहा होगा। यस बच्चों, इस तरह से। चलिए बच्चों, यहां पर हमने देखा यार कि इसके जो साइड में जो ये है, मतलब मैं अगर बात करता हूं, ये वाले जो टू लेटेस्ट पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या कहलाती है? एज कहलाती है। क्या होगी? एज। ओके बच्चों, 3 टाइप की एज होती है। मैं ऐसा कर सकता हूं, बेस वाली क्या होगा? ए। उसके बाद में यहां पर y एक्सिस की तरफ हम कर सकते हैं ये B, और ये आपका C हो गया। A B C 3 एज होती है बच्चों। और साथ ही साथ में यहां पर इन एज के बीच में कुछ एंगल भी होता है जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ये क्या होगा? यह आपका अल्फा हो गया, ये क्या होगा बच्चों? बीटा हो गया। क्या हो गया बच्चों? बीटा। ठीक है। और मैं ऐसा कर सकता हूं, ये अल्फा, ये बीटा, और ये वाला क्या हो गया? आप ऐसा कर सकते हो, गामा हो गया। कौन सा? गामा। तो इस तरह से 3 तरह के एंगल भी होंगे। ठीक है बच्चों। तो 3 एज एंड 3 एंगल्स, ये बच्चों 3 एज आपस में सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकते हैं। 3 एंगल आपस में सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। इन एज के सेम होने और डिफरेंट होने, साथ ही साथ में एंगल के सेम होने और डिफरेंट होने से डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल बनती है बच्चों। तो हम उसके बारे में स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। यहां पर मैं कहूंगा 3 एज A B C and 3 एंगल अल्फा, बीटा एंड गामा are characteristic of unit cell। ओके बच्चों, तो ये इस तरह से हमने आज के लेक्चर के अंदर यूनिट सेल के बारे में पढ़ा। यूनिट सेल क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट या स्मॉलेस्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स व्हिच ऑन रिपीटेटिव अरेंजमेंट प्रोड्यूस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ये यूनिट सेल होती है ना। और जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनेगी बड़ी सी, वो क्या होगा बच्चों? आपका क्रिस्टल लैटिस होगा। और यहाँ पर मॉलिक्यूल्स, आयंस और एटम जो यूज में आ रहे हैं इन स्ट्रक्चर के बनाने में, उसे हम कहते हैं लैटिस पॉइंट। जैसे मैं आपको ऐसा भी कर सकता हूं, इस रूम के अंदर जहां पर मैं हूं, वहां पर अगर छोटे छोटे कार्टून अगर रखा जाए और 3 डायमेंशनली अरेंजमेंट या 3 डायमेंशनली उसको भर दे, इस रूम को भर दे, तो एक कार्टून यूनिट सेल की तरह बिहेव करता है। और यहाँ पर ये रूम में जो फिलअप हो जाएगा, कार्टून बनेगी, वो क्रिस्टल लैटिस बनेगा। और एक कार्टून के जो कॉर्नर पर जो एटम्स प्रेजेंट होंगे या आयंस प्रेजेंट होंगे, उन्हें हम लैटिस पॉइंट कहेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से आज हमने लैटिस पॉइंट, क्रिस्टल लैटिस एंड साथ ही साथ में यूनिट सेल की स्टडी की।